देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो Redmi 5A का हम यहाँ पर चार्जिंग सर्किट हमने पूरा यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। तो हमने ड्राइंग करी है उसके हिसाब से ही हमारा चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कोई हमारा मतलब YouTube का कोई ऐसा वीडियो नहीं है, हमारा ये रियल लाइव क्लास का हमारा यहाँ पर वीडियो है। तो हम एक एक चीज़ जितना हो सकता था यहाँ पर हमने वाइट बोर्ड पर इसको ड्रॉ किया है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंपोनेंट हैं जो पेलर कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, जगह कम होने की वजह से हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है। या फिर जैसे कि हमारा ये बैटरी कनेक्टर है J0501, तो इसमें कुछ थर्मल आईडी लाइनें भी होती हैं। थर्मल आईडी लाइन का मैंने आपको अलग से ही सेक्शन बता दिया था और उसमें ड्रॉ करके आपको समझा दिया था कि थर्मल में क्या डिवाइडर सर्किट बनता है या आईडी में क्या सर्किट बनता है, क्या वोल्टेज आएंगे, वो मैंने बता दिया था और भी आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पर ओनली थर्मल आईडी हमारा बैटरी कनेक्टर की थर्मल और आईडी लाइन छोड़कर मैंने यहाँ पर सारी लाइनें बनाई हैं जो हमारी चार्जिंग में यूज़ होने वाली हैं। ये हमारी लाइव क्लास का वीडियो है, तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर 5A की Redmi 5A की चार्जिंग बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर हमारा मेन PCB का कनेक्टर है। तो यहाँ पर आप स्कीमेटिक में देखिए आप, और बोर्ड में भी देखना आप। यहाँ पर PCB लेआउट में यहाँ पर देखिए ये हमारा PCB लेआउट है। PCB लेआउट में हमारा मेन फ्लैक्स जो होता है, सब बोर्ड वाला मेन फ्लैक्स कनेक्ट होता है J901 में। J901 में यहाँ पर कनेक्ट होता है। यहाँ पर V बस के 5 वोल्ट हमारे यहाँ पर आ जाते हैं अगर हमारा चार्जिंग कनेक्टर सही है। अगर हमारा चार्जिंग कनेक्टर सही है तो यहाँ पर चार्जर लगाते ही हमें यहाँ पर बोर्ड वाले कनेक्टर में DPDM भी मैंने आपको ये चीज़ें कट कर देना। DPDM भी मैंने आपको नहीं बताया, तो DPDM की भी थोड़ी सी जगह कम थी, तो एक दो सर्किट और अपन पढ़ लेंगे जिसमें DPDM थर्मल आईडी एक बार अपन और ऐड कर लेंगे। ठीक है, DPDM भी बहुत ज़रूरी होते हैं चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए J1901 यहाँ पर हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर सर्किट डायग्राम में जाकर हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखता है ये आ गया हमारा कनेक्टर जो हमने वहाँ सर PCB लेआउट से जो है हमने कॉपी किया था J1901, और यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम में आ गए। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे USB के 5 वोल्ट यहाँ कहाँ पर आएंगे? तो यहाँ पर आएंगे पिन नंबर हमारी यहाँ पर 29 है, 30 है और पिन नंबर 1, मतलब पिन नंबर 1, 29 और 30 पर हमारे VBAS के यहाँ पर 5 वोल्ट। जैसे ही हम चार्जर लगाएंगे 5 वोल्ट हमारे आ जाएंगे। 5 वोल्ट जैसे ही हमने यहाँ पर सब बोर्ड में हमारा चार्जिंग सब बोर्ड जो होता है हमने यहाँ पर चार्जर लगाया, तो यहाँ पर पिन नंबर 1, पिन नंबर 29 और 30 पर हमारे VBAS के 5 वोल्ट आ जाते हैं। और लाइन क्या है यहाँ पर 5A में, देखिए आप लाइन क्या है, ये क्वालाकॉम CPU है, Redmi का 5A सर्किट है। तो यहाँ पर भी बस USB in 1 लिखा है। अलग अलग फ़ोन में सैमसंग है तो अलग नाम हो जाएगा, क्वालाकॉम है तो अलग नाम हो जाएगा, और अगर MTK है तो वहीं पर भी बस USB in 1 ना होकर कुछ CPU के हिसाब से वहाँ पर नाम चेंज हो जाता है। लाइनें वही होती हैं, थोड़ा सा CPU प्रोसेसर के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो वही हम स्टेप बाय स्टेप हर सेक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये क्वालाकॉम का है तो MTK का भी पढ़ेंगे, सैमसंग का भी पढ़ेंगे, हर सेक्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पिन नंबर 1, पिन नंबर 1, 29 और 30 से हमारा USB in 1 निकला है। और कहाँ गया है? यहाँ से निकलकर एक कंपोनेंट पर गया। वैसे तो और भी VBAS में कंपोनेंट होते हैं, हमने जगह कम होने की वजह से ओनली पेलर एक कंपोनेंट बनाया, वहाँ की सीरीज कंपोनेंट लगभग सारे यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमारा यहाँ से VBAS निकलेगा, और OBP की ये हमारी OBP है, इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये आ गई हमारी OBP U0503 OBP की पिन नंबर यहाँ से हमारा मेन सबबोर्ड वाले कनेक्टर में से 5 वोल्ट हमारे यहाँ आएंगे, और OBP की पिन नंबर C1, C2 और B2 पर हमारे 5 वोल्टेज एंटर होंगे। OBP मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और C1 C2
और B2 पर जैसे ही हमारे 5 वोल्ट इन होंगे तो यहाँ से पिन नंबर B1, A1 और A2 से यहाँ हमारे आउट हो जाएंगे। और देखिए वोल्टेज वही है, इस OBP को हम बाईपास भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर लाइन वही है, ये सीरीज आईसी है, ये सिर्फ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर ये लीकेज हो जाती है, शॉर्ट भी अगर हो जाती है तो हम इसे बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि हो सके तो आप बाईपास ना कीजिए, आप आईसी ही लगाइए, क्योंकि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का अगर वो काम कर रही है तो हो सके तो आप उसे बाईपास बिल्कुल मत करिए, आईसी ही लगाइए। अगर OBP आईसी जिस सेट में लगी है तो प्रोटेक्शन उसका बना रहेगा, और अगर आपने OBP को बाईपास कर दिया तो ओवर वोल्टेज आने के कारण फिर आपकी चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो सकती है। तो देखिए V बस USB इन 1 यहाँ पर लाइन आती है और आउट होती है जब जैसे ही लाइन एक रजिस्टर को या कोई डिवाइडर सर्किट को या फिर कोई भी रजिस्टर को हम देखेंगे, जब लाइन किसी आईसी को या कंपोनेंट को, मोसफेट को जब लाइन इन होती है और आउट होती है तो उस लाइन का नाम बदल जाता है। इसने आईसी को यहाँ पर अगर सीरीज में रजिस्टर भी होता तब भी नाम वही रहता है, लेकिन जब कोई लाइन एक ही लाइन है उस आईसी में इन हो रही है और आउट हो रही है तो लाइन वही रहेगी 5 वोल्ट की। ये वही लाइन है यहाँ पर V बस USB इन 1 5 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं C1, C2 और B2 पर, लेकिन वही वोल्टेज है ये, जबकि हम इसको OBP को बाईपास भी करते हैं, लेकिन वोल्ट वही है और लाइन भी वही है। लेकिन जैसे ही कोई लाइन आईसी को आउट करती है, इन होती है तो नाम उसका अलग होता है, और जैसे ही वो आउट होती है थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए V बस USB इन 1, और जैसे ही यहाँ OBP को पार करके ये हमारी चार्जिंग आईसी BQ में जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है V बस USB इन, और यहाँ क्या था V बस USB इन 1। तो इससे हमें समझ जाना है, ऐसे ही हमें मेजरिंग करना है। तो आईसी की काउंटर मैंने आपको यहाँ पर बताई है, नवीन जी इधर देखिए, आईसी की काउंटिंग मैंने आपको बताई है। तो ये कौन सा पेन है, ये कौन सा पेन है, ये कौन सा, या चाहे वो बड़ी ही आईसी क्यों ना हो, यहाँ पर हमारी PMI या PMI ही क्यों ना हो या मेन PM ही क्यों ना हो, किस आईसी को कैसे काउंट किया जाता है, लेग आईसी को कैसे काउंट किया जाता है, बॉल आईसी को कैसे काउंट, मैंने आपको समझाया ना अच्छे से, तो 100% आया ना समझ में। तो इसको कैसे काउंट करना है, अगर मैं आपसे अगर बोलूँगा कि बिना बोर्ड देखे जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है आईसी को काउंट करना, तो बिना बोर्ड देखे भी क्या आप किसी आईसी को, मतलब कुछ आईसी छोड़कर, कुछ आईसियाँ होती हैं जो कि बिना बोर्ड देखकर हम ड्रॉ नहीं कर पाते, अगर किसी आईसी को ABCD प्लस 1 2 3 में अगर काउंट किया गया है तो आप बिना बोर्ड देखे ही बना दोगे ना कितने बॉल होंगे उसमें, स्ट्रक्चर उसका। तो मैंने अच्छे से समझा है ना, 100% बनेगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर V बस USB इन के नाम से, यहाँ पर इस लाइन का नाम था V बस USB इन 1, और यहाँ पर OBP को जैसे ही इसने पार किया तो ये नाम हो जाता है V बस USB इन ओनली 1, अकेला हट जाता है। और BQ मतलब अगर हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारी OBP हो गई है, OBP U0503, तो ये हमारी OBP U0503 आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। और फिर जैसे ही हम USB इन 1 लाइन को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए अब हम OBP की साइड वाली लाइन को पकड़ेंगे, V बस USB इन 1, तो ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, BQ में जाएगी। ये देखिए BQ में आ गई, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 में जाके इन हो गई। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने सर्किट बनाया है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 में इन हुई है कि नहीं, आप भी देख रहे हैं ना अपने लैपटॉप में। चलिए ठीक है। तो जैसे ये वोल्टेज यहाँ पर BQ में हमारे एंटर होते हैं 5 वोल्टेज, तो जैसे ये एंटर होते हैं और हमारा BPH पावर जनरेट हो जाता है, क्वालाकॉम में BPH पावर, MTK में VSYS के नाम से मिलता है हमें, V सिस्टम के नाम से, और सैमसंग में हमें V बैटरी के नाम से मिलता है। BPH पावर नाम वही होता है, काम वही होता है, CPU के हिसाब से नाम थोड़ा सा हर लाइन का अलग हो जाता है। बाकी सारा सर्किट चाहे सैमसंग का हो, चाहे क्वालाकॉम का हो, चाहे MTK का हो, लगभग 95-98% एक ही तरीके से वर्क करता है, अलग कुछ नहीं होता है, सिर्फ लाइनों को समझने का काम होता है। अगर आपको स्कीमेटिक का नॉलेज है तो आप आईफोन के भी सर्किट को आप आसानी से रीड कर सकते हो, प्रोसेसर उसमें भी लगा है, वो भी फ़ोन चल रहा है और एंड्रॉयड भी चल रहा है, लगभग एक ही तरीके से चल रहे, थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो BPH पावर हमारा जनरेट हो जाता है। यहाँ पर BPH पावर हमारा जनरेट होता है, तो देखिए इसमें एक कॉइल भी लगी होती है, कॉइल हमने यहाँ पर नहीं लगाई है तो कॉइल को हम लगा देते हैं, चार्जिंग कॉइल। इसको कट कर देना थोड़ा सा, अपन यहाँ पर कॉइल लगा दे रहे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉइल है। हाँ, जैसे ही हमारा बीपीएच पावर यहाँ पर बन जाता है, बीपीएच पूरे सिस्टम को जाता है, तो हमने बीपीएच हमने ज़्यादा जगह के लिए यहाँ पर नहीं दिखाया है, ओनली चार्जिंग आईसी ही हमारा बीपीएच पावर जनरेट करती है चार्जिंग के लिए। यहाँ पर ये कॉइल लगी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉइल होती है। अगर ये निकल जाती है या ख़राब हो जाती है तो भी फेक चार्जिंग हो जाती है। तो मैंने इस चार्जिंग कॉइल को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्जिंग कॉइल होती है। और इतना आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो ये नोट कर लेना, अपनी डायरी में नोट बना लेना अच्छे से। अगर कोई भी सेट बीपीएच की सॉर्टिंग में अगर आता है, बीपीएच की सॉर्टिंग में, तो आप ज़्यादातर केसों में देखोगे कि बीपीएच पावर की सॉर्टिंग हटाने के बाद सेट में फेक चार्जिंग हो जाती है। सेट तो ऑन आपका हो जाता है लेकिन फेक चार्जिंग हो जाती है। जबकि आप इस कॉइल को रिमूव करके जब चेक करोगे बजर मोड पे, अगर आपके पास एलसीआर है परफेक्ट, अगर आप उसकी हेनरी चेक कर पा रहे हो तो ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर केसों में 10 में से 7 केस, 5 से 7 केसों में आपको चार्जिंग कॉइल बीपीएच वाली चेंज करना ही होगी। नहीं तो अब आप लगे रहोगे। अगर आपने ये वाले डायोड मोड पर कॉइल को चेक कर लिया या बजर मोड पर अगर आपने चेक कर लिया, ओनली बीप मार रही है, आप आगे बढ़ गए, जबकि फेक चार्जिंग यहीं से है। और ये हीट नहीं होती कॉइल, बीपीएच की कॉइल। ये जब भी इसमें फेक चार्जिंग की समस्या बनती है, जैसे हमारा अगर एलसीडी सेक्शन की बात करें तो एलसीडी सेक्शन में जो हमारी लाइट कॉइल लगी होती है वो अगर लीक हो जाती है, जबकि बजर मोड पर तो बजर बजाती है और डायोड मोड पर 0 आती है, लेकिन अगर वो लीक हो जाती है तो वो हीट होने लगती है। ये चार्जिंग कॉइल हीट नहीं होती। तो बीपीएच पावर में अगर कभी भी आपको बजर बज रहा है, फुल शॉर्ट हो रहा है, और अगर आपने डीसी से इंजेक्ट वोल्टेज करके उसकी शॉर्टिंग को निकाल दिया है, तो आपको चार्जिंग कॉइल जरूर चेंज करना है, कर ही देना। नहीं तो आप भूल जाओगे और फिर चार्जिंग, फेक चार्जिंग की समस्या आ जाएगी और आप और दूसरी चीज़ों में लगे रहोगे और प्रॉब्लम आपकी फेक चार्जिंग इससे ही है। ठीक, तो ये हो गया बीपीएच पावर हमारा सिस्टम के लिए। बाकी जहाँ जहाँ बीपीएच पावर की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिस्टम के लिए चला गया। चार्जिंग के लिए सिर्फ बीपीएच हमारा यहाँ पर बनना जरूरी था। और पिन नंबर 16 और पिन नंबर 15 VSYS के हिसाब से BQ में भी हमें दिया है और वी सिस्टम के नाम से यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। और फिर जैसे ही हमारा बीपीएच पावर बनता है तो सेकंड स्टेप होता है हमारा, ये जो बूट कैपेसिटर लगा है BTST, उसमें मिलेगा आपको BTST के नाम से। ये देखिए पिन नंबर 21, पिन नंबर 21 से एक पिन निकली है, पिन नंबर 21 से एक पिन निकली है और चार्जिंग कॉइल के इन में, चार्जिंग कॉइल की इन वाली साइड BTST बूट कैप कनेक्ट हो गया है। BTST फेक चार्जिंग में इसका भी सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे ही हम सेट को चार्ज पे लगाते हैं, इस बूट कैप के एक साइड 8, 9, 10 मतलब 8 से 10 वोल्ट यहाँ पर बूट कैपेसिटर पर बनते हैं। कम से कम 7 वोल्ट बूट कैपेसिटर पर बनना चाहिए। 7 वोल्ट से नीचे होगा स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 8 से 10 वोल्ट, ठीक है, 8 से 10 वोल्ट तो आपके बनना ही चाहिए बूट कैपेसिटर पर। और इसकी चेकिंग भी मैंने आपको बताई है कि इसकी चेकिंग आपको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे 8 से 10 वोल्टेज मिलेंगे और फिर एक कैपेसिटर हमारा 23 पिन नंबर पर लगा होता है, पिन नंबर 23 पर MID या PMID के नाम से यहाँ पर आपको मिलेगा। पिन नंबर 23 देखिए आप PMID इस कैपेसिटर पर भी आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिलना है। ये कैपेसिटर भी ओपन नहीं होना चाहिए, यहाँ भी आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। और फिर पिन नंबर ये होने के बाद स्विचिंग यहाँ पर हमारी हो गई है BTST और VBUS भी हमारा इन हो गया है और बूट कैप भी हमारा हो गया है। अब देखिए अब आपको पिन नंबर 11 से यहाँ पर रेजिन के नाम से एक वोल्टेज निकल रहा है। ये भी लगभग हमारे 5 वोल्टेज होते हैं, जबकि डिवाइडर सर्किट बनने के बाद इस वोल्टेज में चेंजेस आ जाएगा। इसके बारे में, डिवाइडर सर्किट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। पिन नंबर 11 से रेजिन के नाम से डिवाइडर सर्किट निकल कर एक वोल्टेज पिन नंबर 2 को मिल रहा है। और थर्मल सेंस है ये डिवाइडर सर्किट जो बन रहा है रेजिन के नाम से, एक वोल्टेज ही है, एक वोल्टेज LDO वोल्टेज, और थर्मल सेंस का ये काम करता है। ठीक है, पिन नंबर 11। तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 11, ये हमने डिवाइडर सर्किट भी यहाँ से बनाया है। पिन नंबर 11 से एक डिवाइडर सर्किट निकल के और यहाँ से पिन नंबर 22 पर कनेक्ट है वही लाइन, पिन नंबर रेज इन। और फिर एक यहाँ पर 2 नंबर पर, यहाँ पर पिन नंबर 2 पर R0509 10K का रजिस्टर फिर एक यहाँ पर लगा है। ठीक है,
वो सीरीज़ में है, ये वाला सीरीज़ में। यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बन रहा है एक, उसमें आपको दिखेगा यहाँ पर आपको डिवाइडर सर्किट बनता हुआ दिखेगा स्कीमेटिक में, पर ये NF होता है, तो इसलिए ये कंपोनेंट हमारा सीरीज कंपोनेंट का कहलाता है। पिन नंबर रेजिन आपकी निकल कर यहाँ से डिवाइडर सर्किट बनकर इसमें यह वोल्टेज जाता है, और ये सीरीज वाला रेजिन की लाइन में सीरीज कंपोनेंट पिन नंबर 2 पर कनेक्ट है। ठीक है, पिन नंबर 2 पर लगभग 5 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा, यहाँ डिवाइडर सर्किट बनकर यहाँ वोल्टेज कम होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट ही मिलने वाला है लगभग। ठीक, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आप इसको हम चेक नहीं करेंगे पिन नंबर 3 को PG। अब एक रजिस्टर और होता है यहाँ पर 10 के रजिस्टर, 10 के रजिस्टर ये पुल डाउन कराया गया पिन नंबर 9 पर। आप देखिए पिन नंबर 9, यहाँ पर पिन नंबर 9 पर एक C, अगर आप PCB लेआउट में देखेंगे, स्कीमेटिक में, सर्किट डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 9 पर एक 10K का रजिस्टर पुल डाउन कराया गया। पुल डाउन मतलब इस पिन पर पहले से ही वोल्टेज अप होता है, हाई होता है, उसको 10K रजिस्टर लगाकर उस पिन का वोल्टेज को थोड़ा सा डाउन कराया जाता है, तो इस सर्किट को बोलते हैं पुल डाउन सर्किट। BQ में इतना इसका ज़्यादा खास रोल नहीं होता, आप इसको निकाल भी सकते हैं इस रजिस्टर को, हालांकि ये इनेबल का रजिस्टर है। पुल डाउन थोड़ा कभी कभार आपका फ़ोन ऐसी प्रॉब्लम कर सकता है, कभी कभार चार्जिंग की प्रॉब्लम करेगा, ऑल टाइम बिल्कुल नहीं करेगा, निकाल के आप देख लेना, प्रैक्टिकल करा हुआ है। यहाँ पर ये चार्जिंग इनेबल, मैंने कई लोगों को सेक्शन पढ़ाते हुए देखा है, कई लोगों को सेक्शन पढ़ाते हुए देखा है चार्जिंग सर्किट, तो मैंने देखा इसका बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। इसमें 5A में BQ में, पर इसको आप रिमूव भी कर दोगे तो मैंने देखा है कुछ नहीं हुआ। बाकी अदर कोई जब सेक्शन आता है PMI या PM 660L का, जब चार्जिंग सर्किट कोई बड़ा आता है, तो वहाँ पर इस पुल डाउन रजिस्टर की जो चार्ज इनेबल में लगा होता है उस रजिस्टर की वैल्यू में चेंज हो सकता है, तो सिर्फ आप रिमूव कर सकते हो ओनली BQ में, हर किसी में आप रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें रिमूव कर दो, तो आप हर किसी में रिमूव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, डिपेंड ऑन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चार्ज इनेबल हो गया, यहाँ पर 10 के रजिस्टर पिन नंबर 9। ठीक है, अब पिन नंबर 7 देखिए आप, पिन नंबर 7 क्या है? SMB इंटरप्ट है, एक यहाँ पर सिग्नल आता है और उस सिग्नल पर वीरेज L5 वोल्टेज PM से दिया जाता है। यहाँ पर इस लाइन को कॉपी करेंगे, पहले इंटरप्ट देखिए आप, इंटरप्ट कहाँ से आ रहा है? पिन नंबर 7 पर INT देखिए आप, पिन नंबर 7 से निकलकर GPIO V37 पिन नंबर 7 से निकली है वो लाइन, ये देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है, पिन नंबर 7 से निकलकर, पिन नंबर 7 से निकलकर ये लाइन जा रही है सीधी CPU में। ये देखिए आप, ये चली गई, इसका पिन नंबर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GPIO CPU का, पिन नंबर V37 पर जा रही है BQ से निकलकर। फिर उसमें एक पुल अप वोल्टेज दिया गया है, तो पुल अप और पुल डाउन कंडीशन मैंने आपको समझाई है कि पुल अप क्या होता है और पुल डाउन क्या होता है। तो ये देखिए एक रजिस्टर इस पिन में लगाया गया है, कौन सी वाली? 7 नंबर पिन में CPU से एक सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को एक वोल्टेज की जरूरत होती है, तो एक 10K का रजिस्टर लगाकर पावर IC से जो वोल्टेज आता है, तो हमारे सारे फोन के वोल्टेज कौन जनरेट करता है? तो पावर IC ही तो करती है। तो यूनिवर्सल L5, ये L5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सेट में इसका अलग अलग नाम चेंज हो जाता है। यूनिवर्सल लाइन L5, अब हर सेट में आपको ये L5 के नाम से नहीं मिलेगी, अलग अलग सेट में मॉडल के हिसाब से, CPU के हिसाब से इस लाइन का नाम चेंज हो जाता है। तो कौन सी लाइन है यहाँ पर? पिन नंबर 21 से VREG L5 1.8 निकल रहा है एक 0 ओम के रजिस्टर द्वारा, रजिस्टर का नाम है R0905 और वीरेज L5 यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पर पिन नंबर 7 पर पुल अप उसको वोल्टेज दिया जा रहा है, सिग्नल को, इंटरप्ट को। ठीक है, 10K का रजिस्टर लगाकर, ये क्लियर हो गई है। अब आ जाइए चार्जिंग IC में फिर से, इस IC को I2C SCL और SDA भी यहाँ पर चाहिए है, जो कि SCL SDA ये कहाँ से आएगा? CPU से आएगा। तो देखिए इसको लाइन को हम कॉपी करते हैं और देखते हैं कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर एक 2 प्लग लगे हैं 2.2, ये वापस हम वहीं पर आ गए, फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो ये देखिए फ्यूल गेज में चले, तो फ्यूल गेज के बाद कहाँ जा रही है? CPU में। तो कहाँ जा रही है? पिन नंबर
BE5, HCl जा रही है BE5, तो HCl कौन सी है, तो ये वाली है, तो BE5 HCl, और SDA BE6। देखिए क्या हो रहा है, चार्जिंग आईसी के लिए I2C HCl SDA कहां से आएगा डाटा क्लॉक, इधर देखिए HCl और SDA इस आईसी को जो आएगा, तो I2C कहां से आती है, CPU से आती है। तो ये देखिए CPU से आ रही है ना, ये CPU से आ रही है, यहां से आई, यहां से आई, यहां से, और ये इसमें आ गई, ठीक है। फिर ये हमारी HCl हो गई, और ये हमारा डाटा हो गया SDA हो गया, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और वही I2C, एक ही I2C दो जगह यूज करी गई है, एक फ्यूल गेज के लिए और एक BQ के लिए। क्यों, क्योंकि चार्जिंग का काम कर रही है तो उसमें एक ही I2C चलेगी, जबकि अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग I2C होती है। अगर I2C आपकी ब्रेक हो गई तो आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के लिए नहीं दे सकते, ठीक, आपको वो रिपेयर ही करना पड़ेगी। और वही I2C देखिए आप, वही I2C इस IC को भी जा रही है, हमारी फ्यूल गेज जो चार्ज गेज जो हमारी IC होती है फ्यूल गेज U0502 को भी वही I2C जा रही है, एक ही लाइन है, दो लाइन CPU से निकली हैं और इसको जा रही हैं BQ को, और वही लाइनें हमारी यहाँ पर फ्यूल गेज को जा रही हैं, ठीक है। बैटरी मीटर IC I2C हो गई हमारी। अब देखिए, चलिए इसकी हमने सारी लाइनें लगभग हमने पढ़ ली हैं। और अब देखिए ये सब होने के बाद जब हमारी BQ की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तभी जाके हमारा चार्ज आउट निकलेगा। अगर फेक चार्जिंग में अगर सेट रहा तो क्या चार्ज आउट निकालेगा क्या, हाँ? तो मैंने ये भी देखा है कि कोई बोलता है बस आया, SW बना, BTST बना और चार्ज आउट हो गया, तो ऐसे चार्ज आउट थोड़ी ना होगा, होगा क्या चार्ज आउट है? चार्ज आउट जा रहा है यहाँ पर हमारा, सबसे पहले जाएगा फ्यूल गेज में, क्योंकि चार्ज आउट जब होगा तो उसको सेंस की भी जरूरत होगी। तो सेंस के लिए सेंस रजिस्टर हमारा फ्यूल गेज में हमें देखने को मिलेगा। ये आ गई हमारी फ्यूल गेज U0502। तो पिन नंबर C3, पिन नंबर C3 देखिए वहां पर क्या बोल रहा है, पिन नंबर C3 पर VBAT आ रहा है, VBAT। इस आईसी को भी ऑन करने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत होती है, हर आईसी को ऑन करने के लिए पावर की जरूरत होती है, पावर, ठीक है। तो इसको पावर आ रहा है पिन नंबर C3 पर, पिन नंबर C3 पर आ रहा है पावर, और VBAT पिन नंबर 2 पर, C1 पर और C3 पर VBAT आ रहा है। फिर एक सेंस रजिस्टर लगाकर BQ से एक रजिस्टर के द्वारा सेंस कराएगा, BQ से चार्ज आउट निकल रहा है, और हमारा फ्यूल गेज परसेंट मेंटेनेंस आईसी में यहाँ पर आ रहा है, ये चार्ज आउट यहाँ से हमारा निकलेगा BQ में। पिन नंबर 13, नंबर 13 और 14, पिन नंबर 13 और 14, ये देखिए यहाँ से अब चार्ज आउट निकलता है हमारा CHG आउट, ये देखो यहाँ पर लिखा है चार्ज आउट जैसे ही हमारा निकलेगा और सीधा हमारा यहाँ पर जाएगा U0502 में, ठीक है। फिर इसमें जाएगा फ्यूल गेज आईसी में जाएगा पिन नंबर C2 पर चार्ज आउट हमारा। जैसे ही हमारा चार्ज आउट यहाँ पर जाएगा एक सेंस रजिस्टर लगाकर उसको सेंस कराया जाएगा। ये रजिस्टर 0.01 मिली ओम्स का होता है और इसका नाम है R0506। यहाँ पर आप देखिए पीसीबी लेआउट में देख लीजिए, ये देखिए R0506 0.01, और हम सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं ऐसे, ये नंबर कॉपी करेंगे, ये वाला ये रजिस्टर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, कैमरे में भी दिखा दीजिए माइक्रोस्कोप, ये वाला रजिस्टर, ये वाला जो रजिस्टर दिख रहा है ना, ये 0.010 लिखा है, इसका मतलब 0.01 मिली ओम्स। इसकी वैल्यू में बिल्कुल चेंजेस नहीं चलेगा। अगर आप मीटर से चेक करोगे बजर मोड पर तो ये बीप मारेगा, लेकिन खाली बीप मारने से आपको इसको सही नहीं मान लेना है। खाली अगर इसने बीप मार दी है तो उसके लिए आपको मिली ओम्स मीटर की ज़रूरत पड़ेगी,
और अगर आप उसको शॉर्टकट में अगर फाइंड करना चाहते हो कि ये ओके है कि नहीं, अगर वाइट कलर का है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत भी येलो अगर ये दिखने लगा तो इसको रिप्लेस कर दो वाइट में। ब्लैक में हम नहीं चेक कर पाएंगे अगर ये ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर का भी होता है। ठीक है, सेंस रजिस्टर को अगर आपके पास अपडेट मल्टीमीटर नहीं है तो खाली 0501 पर यहाँ पर तब जाके हमारा चार्ज आउट होता है। ठीक है, और थर्मल आईडी भी हमारे चार्ज आउट के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो कि हमारे यहीं फ्यूल गेज आईसी से बैट थर्मल यहाँ से निकलता है, और बीडीडी गेज लाइन है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से हमने थोड़ी सी इसकी लाइनें हमने नहीं बनाई हैं बैट थर्मल और बैट आईडी की। और उसके लिए इस चार्जिंग के लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा DPDM प्लस USB ID भी होते हैं। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर BTST मैंने आपको बताया, BTST अगर रिमूव हो गया, किसी ने निकाल दिया या शॉर्ट हो गया, तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और मैं आपको इनके हिसाब से नोट्स तो बनवा ही दूंगा। अगर ये रिमूव हो गया, फेक चार्जिंग आएगी, और फेक चार्जिंग तो होगी उल्टी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। जैसे ही चार्ज पे लगाओगे, अब जितनी चार्ज थी 10% लगाया था, अब 8% हो जाएगा, 7% हो जाएगा। इन लाइनों के डिवाइडर सर्किट के रजिस्टर और इनके वोल्टेज भी आपको मेजर करना होंगे। ठीक है, इसमें सारा कुछ हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 5A का चार्जिंग सर्किट पूरा आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करी है। बाकी तो अभी इसमें और भी बाकी है, वो मैंने आपको बताया है। और पिछली क्लास में मैंने V सिस्टम और VWAT के वोल्टेज के बारे में, MT के CPU में कैसे हमारा बैटरी का VWAT और V सिस्टम काम करता है, वो मैंने आपको बताया, तो शायद आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे MPGT यूट्यूब चैनल पर सिर्फ लाइव, यहाँ पर कोई अलग से वीडियो नहीं बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल लाइव यहाँ पर टेस्टिंग स्टूडेंट से करवाते हैं, और लाइव ही ये हमारा चल रहा है। जो हम सेक्शन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है। ये तो 50% है। चार्जिंग में और क्या होता है, किस फ़ोन में क्या होता है, तो उसके हिसाब से हम उस सेक्शन को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोर्ड छोटा था तो मैं सारी लाइनें नहीं बना पाया। बाकी थर्मल आईडी, USB ID और DPDM छोड़कर लगभग सारी ही 90% लाइनों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और डीप एक्सप्लेन हम सारा दिन करते ही हैं, वीडियो हम इतना लंबा नहीं बना सकते हैं, तो कुछ % हद तक ही मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर आप कर सकते हैं, अगर आपको आगे भी रियल ऐसे सॉल्यूशन चाहिए तो। थैंक यू।